नमस्कार विद्यार्थियों। एशिया महाद्वीप के उच्चावच का अगला भाग आता है, दूसरा वीडियो है ये। पहला वीडियो इसका ज़रूर देखें कि एशिया महाद्वीप के उच्चावचों को 5 भागों में विभाजित किया गया। जो सबसे पहला हमने पढ़ा था कि उत्तर का निम्न मैदानी भाग है। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा कि मध्यवर्ती पर्वतीय और पठारी भाग है। और उन पठारी भागों में कुछ पॉइंट रह गए थे कि तिब्बत का पठार है वो तारिम बेसिन, जुगेरियन बेसिन, सदाम का पठार, ईरान का पठार, एशिया का माइनर पठार, ये विशेष ध्यान रखना है। आर्मीनिया के गांठ ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको अनातोलिया के पठार से, एशिया माइनर का पठार को अनातोलिया पठार के नाम से जाना जाता है। और ये टोरस और पोंटिंग दो पर्वत श्रेणियाँ उनके बीच में स्थित पठार है एशिया माइनर। एशिया माइनर का मतलब है एशिया का जो सबसे पश्चिम वाला भाग है, यूरोप से जो सटा हुआ भूमध्य सागर के तटीय वाला क्षेत्र है, वो आर्मेनिया के गांठ या अनातोलिया के पठार के नाम से भी जाना जाता है। अल्दान का पठार ये मंगोलिया के ऊपर रूस में स्थित है। सदाम का ये कुनलुन और अल्ताइनतांग पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। जुगेरियन बेसिन, तारिम बेसिन, ये भी कुछ शब्द है थोड़े इस तरह से मिलते जुलते हैं, थोड़ा ध्यान रखना इनका। अगला तीसरा उच्चावच का भाग आता है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। पठारों की अगर पूरे एशिया महाद्वीप में बात करें तो 3 तरह के पठार हैं यहाँ पर। अरब का प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद भारत का प्रायद्वीपीय पठार और हिंद चीन का पठार। जितने भी पठार हैं वो सारे गोंडवाना लैंड के भूभाग हैं और सबसे प्राचीनतम भूभाग माने जाते हैं। एशिया के दक्षिण में इन पठारों को एक दृढ़ भूखंड के रूप में माना जाता है, जो भूकंपीय घटनाओं से बहुत कम प्रभावित है और अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। अरब का प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो ये सऊदी अरब में फैला हुआ है और जो एक तरफ फारस की खाड़ी है तो दूसरी तरफ लाल सागर है। ये सबसे प्राचीन कठोर रवेदार चट्टानों में ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता वाले चट्टानों से बना हुआ है। लंबे समय तक अपर्दन और अपक्षी भूगर्भीय हलचलों के कारण यह प्रायद्वीपीय पठार कहीं पर तो कटापटा है तो कहीं पर सपाट है। इस पठार की औसत ऊंचाई 2000 मीटर से अधिक है और ढाल इसका उत्तर की ओर है। जलवायु की दृष्टि से बहुत शुष्क क्षेत्र है, इसलिए ये मरुस्थलीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रखा है। अत्यंत शुष्क होने के कारण इन चट्टानों का विखंडन और आवरण का सह बहुत अधिक हुआ है और तेज़ हवाओं के कारण ये रेतानी चट्टानी भाग है वो रेतीली परतें इसके ऊपर जम गई है, जिसके कारण ये मरुस्थलीय क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। फिर भी ये अरब का प्रायद्वीपीय पठार है वो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार है, जहाँ पर विश्व के अधिकांश देशों को यहीं से खनिज तेल है वो प्राप्त होता है। दूसरा पठार आता है भारत का प्रायद्वीपीय पठार, जिसको आप आसानी से काफ़ी हद तक इसके बारे में जानते हो आप। भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्रायद्वीपीय पठार है वो त्रिभुजाकार आकृति में है। इसका उत्तरी भाग है वो चौड़ा है, जबकि दक्षिण भाग नुकीला नुमा संरचना है। इस पठार के पूर्व में पूर्वी घाट है, पश्चिम में पश्चिमी घाट है और उत्तर की सीमा इसको अरावली, राजमहल, शिलांग की पहाड़ियाँ हैं वो बनाती हैं। इसमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, पूर्वी केरल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कुल मिला के लगभग ये प्रायद्वीपीय भारतीय पठार है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इससे भी गोंडवाना लैंड का भूभाग मानते हैं। इस पठार की औसत ऊंचाई 1500 मीटर से अधिक है। इसका ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। अधिकांश जो नदियाँ हैं वो निकल के पश्चिम से पूर्व की ओर जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये पठार लंबे समय तक भूवैज्ञानिक इतिहास से गुजरा है और अपने निर्माण के अधिकांश समय में समुद्र तल से ऊपर ही रहा है, जिस कारण इस पर लंबे समय तक अपर्दन क्रियाएँ चलती रही और भ्रंशन और विभाजन की क्रिया के फलस्वरूप है यहाँ पर विंध्याचल, सतपुड़ा और मालवा का पठार पर्वत श्रेणियाँ हैं। यहाँ पर कुछ छोटी पर्वत श्रेणियाँ जो इस पठार के दक्षिणी भाग में इलायची और नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती है, जो मसालों के रूप में विश्व में प्रसिद्ध हैं। अगला तीसरा जिसे ये कहते हैं कि हिंद चीन का पठार। हिंद चीन का पठार से मतलब है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो 8 लाख वर्ग किलोमीटर का भूभाग, जिसमें बर्मा का पूर्वी भाग में शान का पठार, चीन के दक्षिणी पश्चिम भाग में यूनान, क्विचाओ का पठार, ये सारे पठार इसमें शामिल है। म्यांमार में स्थित शान का पठार यूनान के पठार का दक्षिणी भाग है, जो प्राचीन कठोर चट्टानों चूना पत्थर से बना हुआ है। यहाँ पर कटाफटा इसका भूभाग, संक्रिय नदी घाटियाँ और प्राचीन कठोर चट्टानें इन क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। यहाँ पर कुछ ज्वालामुखी पर्वत भी मिलते हैं। इस पठारी भाग पर साल्विन
नदी प्रवाहित होती हैं। ये पठारी भाग मुख्यतः चूना पत्थर से निर्मित है। इस पठार की कुछ क्षेत्र है वो 2000 मीटर से भी अधिक ऊंचा है, तो कुछ 1000 मीटर से भी कम ऊंचा है। इस प्रकार यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ अनेक प्रवाहित होती है। साल में नीरावती, मिकांग, रेड नदी को जैसे जेचवान बेसिन से निकलती हैं। यहाँ पर कुछ दुर्गम पहाड़ी भाग हैं और पठारी भाग ही हैं जो नदियों के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी कम महत्व रखते हैं। यह पठारी भाग वियतनाम, लाओस, म्यांमार के सीमांतवर्ती क्षेत्र में होने के कारण, सीमाओं के आसपास के क्षेत्र में स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला आता है चौथा भाग, नदी घाटियाँ। एशिया महाद्वीप में नदी घाटियाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत कम है, पर मानवीय उपयोग की दृष्टि से नदी घाटियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। और एशिया की जनसंख्या का 3/4 भाग इन नदी घाटियों के किनारों पर स्थित है। ये नदी घाटियाँ अत्यंत उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती है, जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न और जल की उपलब्धता रहती है। एशिया की जो सबसे महानतम नदी घाटी सभ्यता है वो सारी की सारी नदियों के किनारे बसी हुई है। इसीलिए इन सभ्यताओं को पालना भी इन नदियों को कहा जाता है, क्योंकि सारी की सारी एशिया की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता इन्हीं नदियों के आसपास के क्षेत्रों में पनपी हैं। एशिया महाद्वीप की प्रमुख जो नदियां हैं, दजला, फरात, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मिकांग, मिनाम, सिकियांग, ये प्रमुख नदियां हैं। इसके बाद अगला आता है 5वां, द्वीप समूह। यहाँ पर एशिया महाद्वीप के अरब सागर हो, चाहे बंगाल की खाड़ी हो, चाहे इंडोनेशिया के आसपास का क्षेत्र हो या जापान का भूभाग हो, वहाँ पर छोटे छोटे द्वीप है, द्वीप श्रृंखलाएँ हैं। इन द्वीपों का निर्माण ऐसा माना जाता है कि टर्सरी कल्प के नवीन मोड़दार पर्वतों के निर्माण के साथ भी हुआ है। इन द्वीपों में प्रमुख है क्यूराइल, होन्सू, शिकोकू, ये सारे के सारे जापान के द्वीप हैं। फॉर्मोसा ताइवान जिसे कहा जाता है, फिलीपींस, सेल्विस, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा, ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं। सिंगापुर एक बहुत विकसित देश है पूर्वी एशिया का। एशिया महाद्वीप के द्वीप खंडों में हजारों की संख्या में द्वीप है। अकेले फिलीपींस द्वीप समूह में लगभग 7100 द्वीप अलग अलग हैं। इंडोनेशिया में लगभग 13,000 द्वीप, इनमें से 6,000 द्वीपों पर आबादी रहती है। बहुत बाकी से छोटे द्वीप हैं जो पहाड़ी हैं। इस इंडोनेशिया के द्वीपों में कुछ ऐसे द्वीप हैं जो सक्रिय ज्वालामुखी है और जहाँ लगातार भूकंप और ज्वालामुखी की क्रियाएँ होती रहती हैं। इन द्वीपों में कुछ छोटे छोटे तटीय मैदान किनारों पर स्थित हैं, जहाँ पर कुछ जनसंख्या के बड़े नगर भी स्थित हैं। जो ये द्वीप हैं, यहाँ पर उष्णार्द्र जलवायु पाई जाती है। लावा जनित उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ पर रबर, कॉफ़ी, मसाले, गन्ना, नारियल आदि का उत्पादन काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। अर्थात ये कहें कि बागायती कृषि की जाती है और कुछ मात्रा में है वो खनिज निकाले जाते हैं। तो इस प्रकार कुल मिला के एशिया महाद्वीप को जो ऊंचावचों को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। इन 5 भागों में जो ये नदियां हैं, नदियों के जो नाम आ रहे थे पिछले, दजला, फरात, सिंधु नदी घाटी, मिकांग, अरब मरुस्थल, ये सारे के सारे जो द्वीपमाला हैं। तो इस तरह से ये जो 5 भूभाग थे एशिया महाद्वीप के, इन 5 भूभागों का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इसलिए विद्यार्थी इनको अच्छे से पढ़ ले, मैप को साथ में रख के एक बार ध्यान से पढ़े और कंठस्थ करें।